गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम लोग चौथा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों को सवाल यदि पूछना है तो सवाल आप व्हाट्सएप पर या कॉल करके मुझे बता सकते हैं। कॉल पर भी हम लोग डील कर सकते हैं, या यदि ऐसा सवाल आपका होगा जो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे वीडियो में बताना चाहिए, तो हम अगले वीडियो में आपके सवाल का आंसर देते हुए हम वीडियो बनाएंगे। इसलिए जो भी आपका कन्फ्यूजन हो तो आप सवाल मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, या टेलीग्राम जो ऐप है उस टेलीग्राम ऐप में डाल दीजिए और हम उस सवाल का सलूशन आपको दे देंगे, या वीडियो में हम बना करके उसका सलूशन देंगे। सबसे पहले एक बार फिर से हम बात करें, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपका अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद दाहिने तरफ एक सर्च कॉर्नर आएगा, उस सर्च कॉर्नर पर आप सर्च कीजिएगा और उसमें डालना है सर्च में कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय मनीष सर। इस तरह से जब डालेंगे आप तो एक ग्रुप खुलेगा। उस ग्रुप में हम कॉपी का नोट्स का फोटो खींच करके हम डाल दे रहे हैं। उस नोट्स का फोटो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप देखेंगे बार बार तो समझ में आएगा क्या चीज पढ़ाई हो रहा है। हम लोग वीडियो को बार बार देखेंगे और नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज आगे देखेंगे। कल तक हम लोग बात किए थे विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हमने जाना कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को जब हम बांटते हैं आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर तो 8 विद्युत चुंबकीय तरंग मिलते हैं। गामा रे, एक्सरे, पराबैंगनी किरण, प्रकाश, औरक प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, रेडियो एंड टीवी, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम लोग कल बारी बारी से जानना शुरू किए थे, जिसमें 2 विद्युत चुंबकीय तरंग गामा रे और एक्स रे के गुण और उपयोग के बारे में हमने पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे पराबैंगनी किरण के बारे में। पराबैंगनी किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पराबैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होता है। पराबैंगनी किरण का आवृत्ति दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। पराबैंगनी किरण की खोज रीटर नामक वैज्ञानिक ने की। ये तो एक कह सकते हैं कि ये होता है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली पॉइंट्स है नहीं। पराबैंगनी किरण के गुण के बारे में हम लोग बात करें। पराबैंगनी किरण के गुण हम कल भी बात किए थे, याद होगा आपको, कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो गुण है वो सभी गुण पराबैंगनी किरण के गुण भी होंगे, लेकिन कुछ हम लोग विशेष गुण के बारे में बात करें। जैसे पराबैंगनी किरण की रासायनिक सक्रियता, पराबैंगनी किरण की रासायनिक सक्रियता बहुत अधिक होती है। पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। पराबैंगनी किरण का उष्मीय प्रभाव बहुत कम होता है। पराबैंगनी किरण का उष्मीय प्रभाव बहुत कम होता है। पराबैंगनी किरण हमारे विटामिन डी को नष्ट कर देती है, जिससे त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। आप जानते होंगे ओजोन परत में छेद हो गया तो पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है, जिससे हमें त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। तो पराबैंगनी किरण विटामिन डी को नष्ट कर देता है और यही कारण है कि पराबैंगनी किरण से त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। ये रहे पराबैंगनी किरण के गुण के बारे में। पराबैंगनी किरण का उष्मीय प्रभाव बहुत कम होता है, रासायनिक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। पराबैंगनी किरण विटामिन डी को नष्ट कर देती है। पराबैंगनी किरण में गुण इंपॉर्टेंट नहीं है, पराबैंगनी किरण का उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पराबैंगनी किरण का उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदृश्य लिखावट को पढ़ने में। आप जानते होंगे प्राचीन समय में जो काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें बहुत से लेटर मिट जाते हैं, बहुत से अक्षर मिट जाते हैं। गुफाओं में, कंदराओं में कुछ जो लिखे रहते हैं वो मिट जाते हैं। शिलालेख लिखे गए हैं, उस सब का लिखावट कुछ मिट जाता है। तो अदृश्य लिखावट को पढ़ने में भी पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल किया जाता है। फिंगरप्रिंट हम लोग पिक्चर में देखते हैं कि किसी जगह पर क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट रहता है, तो उस फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट को पढ़ने के लिए भी, देखने के लिए भी पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल किया जाता है। नकली दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आजकल बहुत सारी जगहों पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स की जांच में या नकली नोट, फेक करेंसी इसको कहते हैं हम लोग,
नकली नोट की पहचान में भी हम लोग पराबैंगनी किरण का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कीमती पत्थरों की पहचान में, चूंकि आजकल मार्केट में आप देख सकते हैं बहुत सारे पत्थर, जो हीरा, नीलम, पन्ना, जो भी हम लोग पत्थर देखते हैं वो सब का डुप्लीकेट मार्केट में मिलता है बहुत सारे, तो उसको पहचानने के लिए भी पराबैंगनी किरण का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से पराबैंगनी किरण का जो उपयोग है वो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग की बात करें जो गामा रे, एक्स रे, पराबैंगनी, ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, सूक्ष्म तरंग और रेडियो और टीवी होता है, जैसा कि हम कल बताए थे। तो गामा रे के बारे में, एक्स रे के बारे में और पराबैंगनी के बारे में हम लोग पढ़ाई कर लिए। दृश्य प्रकाश आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा। एनसीईआरटी 9 और 10 ये कंप्लीट आपका दृश्य प्रकाश ही है। इसके बाद हम लोग अवरक्त प्रकाश के बारे में जाने। अवरक्त प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अवरक्त प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो दृश्य प्रकाश से अधिक होगा, क्योंकि ये राइट साइड है। अवरक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होगा। अवरक्त प्रकाश की आवृत्ति दृश्य प्रकाश से कम होगी। जो अवरक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है दृश्य प्रकाश से अधिक हो जाएगा और आवृत्ति जो है कम हो जाएगा। अवरक्त प्रकाश की खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने की। ये तो रटने वाली बात है, ऐसा कुछ है नहीं। अवरक्त प्रकाश का खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने की। अवरक्त प्रकाश के गुण और उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर गुण और उपयोग के बारे में बात करें तो अवरक्त प्रकाश की पहला गुण है, ये रासायनिक सक्रियता इसकी नगण्य होती है। यानी अवरक्त प्रकाश जहां रहेगा वहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, या कहें कि होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो अवरक्त प्रकाश की रासायनिक सक्रियता नगण्य होती है। यही कारण है, रासायनिक सक्रियता नगण्य होने के कारण ही अवरक्त प्रकाश में ही फोटो के निगेटिव साफ किए जाते हैं। जो भी हम लोग देखते हैं, एक्सरे का प्लेट साफ किया जाता है, फोटो का निगेटिव साफ किया जाता है, या अल्ट्रासाउंड होता है, जो भी हम लोग देखते हैं इस तरह से चीजें, तो जो फोटो के निगेटिव साफ होते हैं वो सब अवरक्त प्रकाश से रिलेटेड लैब में ही साफ होते हैं। यदि अवरक्त प्रकाश से रिलेटेड लैब ना हो तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। और हम देखते हैं कि गांव देहात के जो स्टूडियो है उस वहां पर स्टूडियो में फोटो क्लियर नहीं आता है, जो रियलिटी वो नहीं आता, इसीलिए क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से फोटो का कलर चेंज हो गया, फोटो चेंज हो गया। लेकिन यदि अवरक्त प्रकाश से रिलेटेड लैब रहेगा तो वहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और जो रियलिटी पिक्चर है वही आएगा। तो अवरक्त प्रकाश की केमिकल रिएक्शन नगण्य होता है, अवरक्त प्रकाश की रासायनिक सक्रियता नगण्य होती है। यही कारण है कि फोटो के निगेटिव अवरक्त प्रकाश में ही साफ किए जाते हैं। दूसरा इसका गुण हो गया कि अवरक्त प्रकाश धूल, कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा आदि को अवशोषित नहीं करता, आदि द्वारा अवशोषित नहीं होता। अवरक्त प्रकाश जो है धूल, कण, ओस, कुहासा, वर्षा की बूंदे आदि द्वारा अवशोषित नहीं होता है। यही कारण है कि खराब मौसम में फोटोग्राफी करने में, खराब मौसम में फोटो खींचना हो, फिल्म की शूटिंग करना होता है रात के समय में, या अंधेरा को दिखा करके, या बरसात के मौसम दिखा करके, या आप देखते होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन कभी कभी मौसम खराब हो जाता है और वहां से टेलीकास्ट किया जाता है। तो खराब मौसम में फोटोग्राफी करने के लिए भी अवरक्त प्रकाश से रिलेटेड कैमरे का ही इस्तेमाल किया जाता है। लोकल कैमरे से इस्तेमाल कीजिएगा तो अंधेरे में अच्छा वीडियो नहीं आएगा या फोटो अच्छा नहीं आएगा। तो अवरक्त प्रकाश से रिलेटेड यदि हम कैमरे का इस्तेमाल करें तो खराब मौसम में फोटोग्राफी करने में भी अवरक्त प्रकाश का ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद चूंकि ये धूल, कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा, वर्षा के बूंदे आदि द्वारा अवशोषित नहीं होता है, यही कारण है कि जाड़े के मौसम में जब कुहासा बहुत ज्यादा हो जाता है तो सीमा की निगरानी पर भी, सीमा का जो निगरानी किया जाता है, बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक होते हैं वो लोग भी अवरक्त प्रकाश से रिलेटेड यहाँ लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि दूर तक वो देख सके। तो अवरक्त प्रकाश का एक तीसरा गुण ये हो गया कि इसका तापीय प्रभाव अधिक होता है, और तापीय प्रभाव अधिक होने के कारण पौधा घर में अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल होता है। इस तरह से हमने गुण और उपयोग एक साथ देख लिया कि रासायनिक सक्रियता नगण्य होने के कारण फोटो का निगेटिव अवरक्त प्रकाश में ही साफ किया जाता है। अवरक्त प्रकाश धूल, कण, ओस, कुहासा, जलवाष्प, वर्षा की बूंदें आदि द्वारा अवशोषित नहीं होता। यही कारण है कि सीमा की निगरानी में और खराब मौसम में फोटोग्राफी करने में भी अवरक्त प्रकाश का ही इस्तेमाल होता है।
औरक प्रकाश का तापीय प्रभाव बहुत अधिक होता है, इसीलिए पौधा घर में भी औरक प्रकाश का ही इस्तेमाल होता है। इस तरह हम गुण और उपयोग एक साथ देख लिए। इसको हम 2 नंबर के क्वेश्चन में भी बांट सकते हैं कि फोटो के निगेटिव साफ करने में औरक प्रकाश का इस्तेमाल क्यों होता है। तो हम कह सकते हैं कि औरक प्रकाश की रासायनिक सक्रियता नगण्य होती है, यही कारण है कि फोटो के निगेटिव साफ करने में औरक प्रकाश का ही इस्तेमाल होता है। ये रहे औरक प्रकाश के बारे में। अगला हमारा है सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव। सूक्ष्म तरंग के बारे में बात करें तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक है, राइट साइड है। इसकी आवृत्ति दृश्य प्रकाश से कम है। सूक्ष्म तरंग का तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक है और आवृत्ति दृश्य प्रकाश से कम है। फिर वही बात, विद्युत चुंबकीय तरंग के जो सभी गुण हैं वो सभी गुण सूक्ष्म तरंग के गुण भी हो जाएंगे। सूक्ष्म तरंग का एक ही उपयोग है, सूक्ष्म तरंग का उपयोग रडार प्रणाली में होता है। जो भी हम रडार प्रणाली की बात करते हैं कि हमें समुद्र के अंदर में पनडुब्बी जा रहा है तो उसको रडार प्रणाली से कंट्रोल किया जाता है, या एरोप्लेन उड़ता है तो एरोप्लेन को भी रडार प्रणाली के माध्यम से ही कंट्रोल किया जाता है। तो रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं गामा रे, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, औरक प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, रेडियो टीवी के बारे में। रेडियो टीवी के बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर मॉडर्न का जब पढ़ेंगे संचार प्रणाली तो वहां पर पढ़ना है। दृश्य प्रकाश के बारे में तो हम लोग का चैप्टर ही है 9-10, जिसके बारे में हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो हम बारी बारी से सबके बारे में जाने। फिर से एक बार बता दें, हम पिछला वीडियो में बताए भी थे, विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन खास करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। जब भी पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं या गुण या उपयोग पूछे गए हैं कि पराबैंगनी किरण के 2 गुण लिखे, पराबैंगनी किरण के 2 उपयोग लिखे, या औरक प्रकाश के 2 गुण या 2 उपयोग लिखे, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग इस तरह से हमारा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 समाप्त हुआ, जिसमें 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। ये चैप्टर प्रकाश की भूमिका है। चूंकि हम जानते हैं कि लाइट चैप्टर जो है 14 नंबर का है, तो 14 नंबर चैप्टर यानी लाइट की भूमिका है हमारा चैप्टर नंबर 8। इसको हम भूमिका के अंदर में पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी एक सवाल पूछा गया हमसे कि सर विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग का कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आया। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग के कैलकुलेशन समझ में नहीं आया। जैसा कि पूछा गया था, तो c बराबर 1/√μ नॉट का मान हम बताए थे 4 पाई गुना 10 के पावर -7, और एप्सिलॉन नॉट का मान हम बताए थे 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9। तो हम देख सकते हैं 4 पाई कट गया, ये आपका मेन बाटा हो गया, ये आपका मेन बाटा है। तो c इक्वल टू 1/√10 के पावर -7 और 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो -9, तो -9 और -7 -16/9, ये मेन बाटा हुआ। फिर से एक बार बोल रहे हैं, ये मेन बाटा हुआ। तो c इक्वल टू 1/10 के पावर -8/3। तो चूंकि ये मेन बाटा है तो मेन बाटा के ऊपर भी अंश और हर होगा, मेन बाटा के नीचे भी अंश और हर होगा। तो 2 को ऊपर हुआ और 2 को नीचे, यानी कुल मिलाकर ये चौथा स्टेप हुआ और ये तीसरा स्टेप हुआ। तो चौथा स्टेप ऊपर जाएगा तो c इक्वल टू हो गया 3 और 10 के पावर -8, ये आपका ऊपर गया तो 10 के पावर +8 हो गया मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये आपका यही रहेगा। ये चौथा स्टेप ऊपर जाता है, पहला चौथा होता है, दूसरा तीसरा होता है, तो ये नीचे ही रहेगा। लेकिन चूंकि -8 है तो ऊपर गया तो +8 हुआ। इस तरह से c का मान 3 = 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और भी यदि आप लोग का कोई सवाल हो तो इस सवाल को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और यदि सवाल मेरे पास चर्चा करने लायक होगा तो हम चर्चा करेंगे, और नहीं चर्चा करने लायक हो तो हम आपको व्हाट्सएप पर ही या कॉल करके ही उसका जवाब दे देंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। धन्यवाद।